नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मेरे भारतवासियों। ये आज मैं आपके समक्ष आया हूँ दिवाली, छोटी दिवाली के दिन 3 नवंबर 2021। कल दिवाली है, सबको दिवाली मुबारक इन एडवांस और शुभकामनाएं कि यहाँ से हम 2022 में अच्छा समय देखें। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर आज मैं आपके समक्ष कौन सा विषय लेके आया हूँ। अभी COP26 का सम्मेलन जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, ये सम्मेलन अभी चल रहा है। 1 नवंबर से शुरू हुआ है और 12 नवंबर तक चलेगा। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं 31 तारीख को शुरू हो गया था अक्टूबर, पर 31 को तो केवल गेट टुगेदर हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ से बात करके वापस आ गए हैं। पर उन्होंने कल एक बात कही जिसके ऊपर सारी मीडिया उछल गई कि भारत ने कमिटमेंट दे दी। भाई कमिटमेंट क्या दे दी हमने कह दिया कि हम नेट ज़ीरो बनेंगे 2070 तक। क्या ये सही है? सारी की सारी संधि जो है वो COP21 जो कि पेरिस एग्रीमेंट से के समय हुई, उस समय 2050 की टाइमलाइन हुई थी। उसको भी लोगों ने नहीं माना। 2030 में लोगों की बात चली थी। और ये क्या है, ये क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ क्या है और ये COP है क्या, बेसिकली इसका तात्पर्य क्या निकलता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए समझाना चाहता हूँ कि COP जो है, इट इज़ स्टैंडिंग फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये पार्टीज़ कौन है जिनके बीच में ये संधि हुई, मतलब जलवायु परिवर्तन के संबंध में संधि हुई और इसको रोकना और इसको रिवर्स करने का काम भी है, पर रोकने का काम पहला है। तो रोकने की जो संधि हुई या रोकने का जो डायरेक्शन जो हमने उसका अमलीजामा पहनाया, उसका रास्ता निकाला, वो पेरिस में ये एग्रीमेंट 2015 में हुई। उस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसोई होलांद होते थे, उनकी चेयरमैनशिप पे ये हुई थी। ठीक है, तो इसको COP को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये पार्टीज़ कौन है? ये 197 एंटिटीज़ हैं, जिसमें 196 जो हैं वो देश हैं। इसमें भारत भी एक देश है उसके अंदर। ठीक है, चीन भी उसका पार्टी है, अमेरिका अब ज्वाइन हो गया उसमें। ठीक है, तो वो था पर वो निकल गया था बीच में ट्रंप के कारण, और अब वापस बाइडेन जी के कारण वापस आ गया, प्रेसिडेंट बाइडेन के कारण, अमेरिकन प्रेसिडेंट के कारण। पर ये जो 196 ये पार्टियाँ होंगी, और एक जो पूरी एंटिटी है वो यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोपियन संघ जो है वो इसके साथ मिला हुआ। तो 197 पार्टी यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर। क्या ये जो हमारे प्रधानमंत्री कह के आए हैं, क्या ये सही है? क्या हमने सही टारगेट चुना? जब हमने इतना लंबा क्यों रास्ता ले लिया, हमने क्यों 2070 कह दिया? ये सवाल हमें बहुत ही अहम सवाल है। क्या हम विश्व की जो टारगेट है उसमें हम सीरियस हैं, या सारे वहाँ गए, सबने अपनी डिनर पार्टी, कॉकटेल पार्टी कर ली और सब वापस आ गए? क्या ये कहानी है सारे लीडरशिप की दुनिया की? ग्रेटा थनबर्ग इस बात पे कह गई और कल वो पूरी इसी तरह की बात कही, और बिल्कुल उस भले ही छोटी हैं पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये जो बात कही उन्होंने बहुत सही कही। पर इसका जो मूलभूत कारण है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो पहले तो मैंने आपको समझाया कि ये COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है क्या। द वर्ड COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ इन द क्लाइमेट स्फीयर। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सभी देशों का मिलकर काम करने का जो रास्ता है, मूलभूत फ्यूचर रास्ता है, जिससे कि दुनिया की जो आपकी जो टेम्परेचर है, वर्ल्ड टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रही है, उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के +2 डिग्री के अंतर्गत लाने की बात हुई थी, और उसके बाद 1.5 डिग्री के अंतर्गत बात हुई, और इसका टाइमलाइन था सन 2050 पहले। पर लोग कुछ कह रहे हैं 2030 में हमें इसको समाप्त कर लेना चाहिए। फिर हमने 2070 की फिर से बात कर ली। तो थोड़ा इसको समझाते हुए कि ये जो अंडर आता है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, इसका आता है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, 3 बार सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत ये COP21 आता है, और ये सिग्नेटरी, ये पार्टियां उधर सिग्नेटरी हुई सारे देश, और ये हर साल मिलते हैं, तो हर साल एक COP बन जाता है। तो इस वक्त हम COP26 में हैं। COP21 के बाद हम COP26 में हैं, और COP अलग अलग देशों से देश होस्ट बनते हैं इसके, यहाँ वो मेज़बान बनते हैं। और COP पहला जो है वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था, और अभी का जो COP है, जो 26वां COP है, ये बेसिकली इसके जॉइंट होस्ट हैं। इटाली कर नहीं पाया क्योंकि वो काफ़ी पैंडेमिक थी पिछले साल, तो इटाली जॉइंट पार्टनर है और ब्रिटेन इसको कर रहा है। और आलोक शर्मा जी जो हैं वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो फुल टाइम इसके चेयरमैन बने हुए हैं, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब ये जो हुआ है, ये जो चल रहा है, ये बेसिकली इस COP 26वां है, और ये 26वां मीटिंग है उन पार्टीज़ का, और अहम एजेंडा इसमें लिया जा रहा है। और उसमें कुछ कमिटमेंट एनहांस करने की बात कही गई कि
जो कमिटमेंट की गई है पिछले कॉप में, उससे आगे बढ़ने की बात की गई, ठीक है। और ये पैंडेमिक के होने के बाद ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये चल रहा है इस वक्त, और ये यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड में ग्लासगो में ये मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग के पहले G20 की मुलाकातें हुई, मतलब ग्रुप ऑफ 20 जो 20 शक्तिशाली देश हैं, सबसे टॉप पे जो ला क्रिमे डिला क्रिमे कहते हैं, वो अपने मतलब उसमें भारत भी पहुंचा हुआ है, क्योंकि GDP के हिसाब से ये आंकलन हुआ है। तो उनकी मुलाकात होने के बाद यहाँ पर विश्व भर की मुलाकात हो रही है सभी लीडरशिप की। हमारे प्रधानमंत्री तो वापस आ गए, पर मुलाकातें भी चल रही हैं। और इसमें कई सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस आए और उनने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया ग्लोबल लीडरशिप को कि इन्होंने अपनी पूर्ण रूप से रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं। इनकी रीढ़ की हड्डी का सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल ये मीटिंग कर रहे हैं अपना और तमाशा हो रहा है और फिर वापस जाते हैं, कोई सीरियस नहीं है इस कमिटमेंट में। ये बातें उठी हैं और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही उठ रही हैं, क्योंकि अब इस ग्लोबल लीडरशिप से हमें रिजल्ट मांगना है। क्योंकि इन्होंने कई मीटिंगें की, काम कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ते नहीं हैं और कोई आगे पीछे रहता है, इनकी ईगो चलती रहती है। कभी वो ट्रम्प साहब का मूड आया, वो निकल गए बाहर, और इस बार तो चीन आया नहीं, चीन का प्रेसिडेंट आया नहीं वहाँ पर, शी जिनपिंग। तो ये सारे मामले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि रशियन पुतिन थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, प्रेसिडेंट बाइडन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प तो निकल गए और प्रेसिडेंट बाइडन थे, और ट्रम्प ने काफ़ी नुकसान किया इसका, क्योंकि वो इसके खिलाफ रहे और बाहर निकल के पेरिस अकॉर्ड के साथ नहीं थे वो। तो अब कम से कम प्रेसिडेंट बाइडन वापस आ गए, अमेरिका वापस इसमें आ गया, यूरोपियन यूनियन पूरा है, पूर्ण एशिया के सारे देश हैं, जापान है, भारत है, जर्मनी यूरोपियन यूनियन के साथ है, लीडर है उसका। तो सारे देश आए और सब, लेकिन आए हुआ क्या फाइनली? चलो हम सब देश आ गए, हुआ क्या, ये सवाल है। तो मेरे हिसाब से कमिटमेंट एकदम जारी करने में सभी देश एकदम पीछे और या पिछड़ी हो गए हैं, मतलब कोई इसको सीरियसली काम नहीं कर रहा है। पर एक अच्छा साइन आया कि कम से कम एक प्रेसिडेंट ने, जो पुरानी बात हुई इस एग्रीमेंट की, जिसमें कहा गया है कि विश्व के वातावरण परिवर्तन को रोकने के लिए जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये जो हमारी जो ये धरती की में गर्मी बढ़ रही है, इसको तकरीबन 2 डिग्री या 1.5 डिग्री तक, बाद में बात हुई 1.5 और 1 की बात हो रही है, इसके अंतर्गत रोका जाए और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर वो +1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री पर किया जाए। तो इसके ऊपर पूरी संधि को पहुंचाया जा रहा है और उसके लिए सारे हमें स्टेप लेने हैं। और सबसे बड़ा स्टेप जो है वो, जिसको हम कहते हैं भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा, जिसको सिंगल शब्द में, आसान शब्द में हम इसको कहते हैं अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा का हमें आगे, मतलब बोलते हैं ना, अग्रसर होना है उनकी तरफ, ये काम होना चाहिए। ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि पूरी इंडस्ट्री जो है, जो स्टील बना रही है, सीमेंट बना रही है, ऑटोमोबाइल बना रही है, जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रकरण है पूरी दुनिया में, मतलब माल बनाने का, खाना बनाने का, इंडस्ट्री को चलाने का, सबका जो प्रकरण है, उसमें जो है सस्टेनेबिलिटी का लाना है। तो इसमें 2-3 गोल भी थे। अभी एक गोल है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें इसको परिपक्व, परिपूर्ण और वातावरण के अनुकूलित बनाना है। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसके ऊपर एक और बात आई कि रिसाइकलिंग की बात आई, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई है, तो उसको भी इसमें जोड़ना है। तो दुनिया भर में जो कार्य हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, हम जिससे ट्रेड और बिजनेस को कहते हैं आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब जो चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है दुनिया भर में, इसको संचालित करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करना है। ये बात चल रही है। और दूसरी तरफ एक जो बात है जिसको मिस किया है ये पूरे डिस्कशन में, या इसमें जो पूरा वाद विवाद चल रहा है, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी की बात कभी बहुत कम हुई है। मतलब हमें ऊर्जा स्रोतों को केवल इस्तेमाल ही नहीं करना है या प्रयोग ही नहीं करना है, पर इनका प्रयोग हमें एफिशिएंटली करना है। मतलब इसको अच्छी तरह से इसको उपयोग करना है और इस तरह को कम से कम, मतलब इसको आप जब समझिए आप अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, तो जीडीपी में जो एनर्जी इंटेंसिटी का ट्रैक्शन है वो जितना कम होता जाए उतना बढ़िया है। मतलब द रेशियो ऑफ जीडीपी टू एनर्जी इंटेंसिटी, ये क्या है, ये बेसिकली जो डिनोमिनेटर है इसका, वो बेसिकली क्या है कि एनर्जी इंटेंसिटी है। तो पर बिलियन ऑफ जीडीपी क्रिएटेड द एनर्जी यूटिलाइज्ड हैज़ टू कम डाउन। तो मतलब ये जो है रेशियो, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, या इस रेशियो में बढ़ोतरी होती चाहिए। मतलब जीडीपी बढ़ना चाहिए और हमारी ऊर्जा खपत उसमें कम होनी चाहिए। इसकी तरफ भी हमें देखना है। तो ये 2 रास्ते हैं जिससे कि दुनिया भर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए सस्टेनेबल फैशन में,
और ऊपर से अक्षय ऊर्जा का और जोर रूप से प्रयोग किया जाए। तो दो रास्ते हमें लेने हैं। ये दोनों रास्ते हमारे रेपा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन, और ये दोनों रास्ते ऊपर से मैं प्रेसिडेंट ऑफ अटल जनहित पक्ष, दोनों के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें इस रास्ते जाना है। अगर हम इस रास्ते नहीं गए, हमने दोनों रास्ते नहीं लिए, तो हमने कोई काम नहीं किया। दुनिया भर के लीडरशिप में मुझे अभी नहीं लग रहा कोई भी लीडर इसको ठीक से कर रहा है। पर एक बात कहनी पड़ेगी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की, वो एकमात्र विश्व के लीडर थे जिन्होंने कहा कि हम नेट जीरो का मतलब है जब हम ऊर्जा में कार्बन का उत्पादन नील कर देंगे, नेग्लिजिबल, शून्य कर देंगे। तो वो नेट जीरो का डेट है उन्होंने जो चुना अमेरिका के लिए, वो सन 2050 की टाइमलाइन ली। और मुझे ताज्जुब हुआ कि चीन जो है, शी जिनपिंग तो वहाँ थे ही नहीं, चीन ने इसको 2060 का टाइमलाइन दिया। और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ जब भारत 2070 का टाइम दे के, मतलब हम वहाँ पर अपनी पार्टी बनाने लग गए। ये तो बड़ा ख़राब है। मैं आपको कुछ इससे संबंधित क्यों ये गलत है ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो बात है कि अगर केवल ये तीन देशों का मूल्यांकन करें, जो कि भारत, चीन एवं अमेरिका, इन तीनों का केवल हम एक छोटा मूल्यांकन कर लेते हैं अभी, और मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ। भारत जो है इस वक्त जो थर्मल पावर है, इसको कोयले से बनाने या फॉसिल फ्यूल्स जो कार्बन जनरेटिंग ऊर्जा है, उसमें भारत का जो श्रेय है वो केवल 200 गीगावाट है। और हमारी जो जनसंख्या है 138 करोड़, मतलब 1.38 बिलियन हमारी जनसंख्या है। अब आए इसमें हम लोग कितना कर रहे हैं, 202 गीगावाट, और हमारी टोटल जो गीगावाट इंस्टॉल्ड है वो तकरीबन 389 है, मतलब 389 गीगावाट है हमारा जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और मैंने फिर बताया आपको हमारी जनसंख्या 1.38 बिलियन, मतलब 138 करोड़ के लिए ये हमारी ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। प्रोडक्शन शक्ति की अलग है, बट एटलीस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक मूल्यांकन लेने के लिए हम इसको इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेबिलिटी कहते हैं, ये हमारे पास है। तो उसमें से हमारा जो बाकी अक्षय और बाकी स्रोत हैं वो उनको छोड़ दिया जाए, 200 गीगावाट के करीब हमारा थर्मल कोल बेस्ड है। इसमें गैस का भी थोड़ा है, गैस का भी निकाल तो तकरीबन 180 गीगावाट के करीब हमारा है, 180-185 गीगावाट उतना ही है हमारा जो कोयले से बनती है बिजली। बाकी हमारी जो गैस मिला के, हम थर्मल पावर दोनों को मिला के कहते हैं, इसलिए 200 राउंड फिगर ले रहा हूँ मैं। तो 389 गीगावाट, मतलब 189 गीगावाट जो है हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सारा मिला के, ये सारी अक्षय ऊर्जा, इवन न्यूक्लियर अक्षय ऊर्जा, कोई कार्बन पैदा नहीं होती इसमें, तो इसलिए न्यूक्लियर भी है, हाइड्रो अक्षय ऊर्जा है, सोलर अक्षय ऊर्जा है। सोलर इस वक्त हम 44.5 गीगावाट के करीब है, और विंड में भी हम करीब 40 गीगावाट हैं। और सारा कुछ ये मिला के जो रिन्यूएबल एनर्जी अदर देन हाइड्रो मिलाएंगे तो वो 100 गीगावाट के करीब है, और हाइड्रो खुद एक 46.5 गीगावाट पे पहुंचा हुआ है। तो ये सारा में 150 गीगावाट तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का अभी ट्रैक्शन है इस वक्त। तो ये परिस्थिति हमारी, और 189 गीगावाट हम अगर बाकी न्यूक्लियर और बाकी भी ले लें तो 189 हम दूसरे सोर्सेज से बना रहे हैं। तो हमारी जो है ट्रैक्शन जो है कोयले की जो है वो केवल 200 गीगावाट है। अब इसी के संदर्भ में चीन का क्या हाल है। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि हमारी इकॉनमी की, मैंने बताया नहीं आपको, हमारी इकॉनमी इस वक्त 2.4 ट्रिलियन पे आके लगी हुई है। 2.9 ट्रिलियन कहानी तो ख़त्म हो गई, हम थोड़े श्रिंक हो गए हैं, 2.4 ट्रिलियन के करीब है। कुछ तो 2.2 भी कह रहे हैं, पर मैं कंजर्वेटिवली कहता हूँ 2.4 ट्रिलियन तो हमारी इकॉनमी है इस वक्त। अब इसी को कंपेयर करिए आप, इसका मूल्यांकन करिए अगर आप चीन के साथ कर रहे हैं। चीन कहता है कि हमारी इकॉनमी 14 ट्रिलियन है, पर जो इनका 14 ट्रिलियन का ढकोसला है उसको ज़रा सवाल उठाएं, क्योंकि अब जो उनकी रियल एस्टेट गिर गई है तो हमको मानना चाहिए इनकी तकरीबन 8 ट्रिलियन के करीब इनकी इकॉनमी होगी, एक्चुअल जो है सही मायने की इनकी इकॉनमी। पर तो भी वो हमारे 2.5 ट्रिलियन से तकरीबन 3 गुना के ऊपर है, 3 टाइम्स प्लस है वो, ठीक है। तो ये तो मानना पड़ेगा। अब वो कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है वो देखने लायक है। देखिए, इस वक्त भारत के पास 389 गीगावाट बिजली उत्पादन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, क्षमता मान सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो चीन का है वो 2000 गीगावाट है। ये फिगर तो बहुत भयंकर है। तो आपको पता चलेगा कि अगर हम केवल डबल भी कर देते तो हम 5-6 ट्रिलियन तो हम इकॉनमी बना ही सकते हैं। अगर हमारी अभी की ऊर्जा 389 है, अगर हम तकरीबन समझिए 775 गीगावाट तक भी पहुंच जाएं, 800 के आसपास, तो हमारी ये जो 2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी ये 5 के 6 हो जाएगी आराम से। तो हमको पहला काम करना है कि हमको उसी की तरफ जाना है।
पर उसको जाते टाइम क्या हम पूर्ण रूप से अक्षय ऊर्जा की तरफ जा पाएंगे, ये अभी संभव नहीं है। 10 साल तक हम अभी भी कोयले को वापरेंगे। पर हम किस मूल्यांकन और किस संदर्भ में बोल रहे हैं? ये संदर्भ यह है कि चीन जो है वो तकरीबन 850 से 1000 गीगावाट तक थर्मल कोयले से बिजली बना रहा है। तो प्रदूषण तो चीन कर रहा है। हाँ, अब हमसे कितना गुना कर रहा है? हमारा 200 है, उसका तकरीबन 850 गीगावाट मिनिमम है। मतलब हमसे 4 से 5 गुना वो प्रदूषण कर रहा है विश्व में। तो अब भारत से क्यों बात हो रही है प्रदूषण की? हम तो अच्छे में हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइमलाइन 2070 का क्यों लिया, जब तक हम अच्छी परिस्थिति में हम उनसे पहले जा सकते हैं। 2060 की वो टाइम दे रहे हैं, हम भी अमेरिका की तरह 2050 का टाइम ले सकते थे। ये बहुत बड़ी त्रुटि और ब्लंडर हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से और उनके सलाहकारों की तरफ से। और ये मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो टारगेट है ये ऐसा है, 100 मीटर की रेस हम 16 सेकंड में भागना चाहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम 10 सेकंड में भाग सकते हैं इसको। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के पास क्या है। अमेरिका के पास भी कोयले से उत्पादन शक्ति, कोयले से बिजली बनाने की उत्पादन शक्ति 350 गीगावाट है। मतलब हमसे 150 गीगावाट है। तो जब तक हम 350-400 गीगावाट कोयले से उत्पादन शक्ति पे ना जाएं, हमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। हम तब भी रिन्यूएबल के चैंपियन माने जाएंगे। फिर हमारी ऐसी क्या चीज़ थी कि हम झुक गए और हमने चीन और अमेरिका की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा 2050 कह दिया, वो भी 40 कह सकता था पर 50 कह दिए। तो चीन ने 2060 कह दिया, हमने 70 कह दिया। ये कौन सी गणित हुई? जबकि हम रेस में आ गए हैं। हमने अपना बनाना है उत्पादन शक्ति, हमारा कुछ बना नहीं हुआ, हमारे ऊपर कोई सरदर्द नहीं बिठाया हमने, लेकिन उसके बाद भी हमने इस तरह की बात की वहाँ जाके। इसको मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी में ये हमारी हार है एक तरह से। और ये हार हमने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। 2070 का टाइमलाइन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, किसी हालत में नहीं मानना चाहिए। मैं सारे अपने देश के बुद्धिजीवी और ऑपोजिशन को कहता हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ इसको पकड़ो और इस पर सवाल पूछो कि इस तरह से धीरे भागने का क्या कहानी है। क्या हम आगे सोलर में नहीं जा रहे हैं? क्या हम अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाएंगे? क्या हम हाइड्रो में आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या कारण है इस तरह की बात कही गई? एक तरफ तो हमारे मंत्रालय और हम भी जितने प्रोग्राम करते हैं कि हाइड्रो की तरफ आ रहे हैं, सब कह रहे हैं सोलर बनाना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम धीमी दौड़ करने के चक्कर में या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि हम ये सारा का सारा ब्रेक डालें। ये ब्रेक डालने वाली बात हुई है। ये तो अच्छी गाड़ी चल रही थी, अचानक ब्रेक डालने की जैसे है। ये डिमोनेटाइजेशन खतरनाक ब्रेक है, ये उससे खतरनाक ब्रेक है, ये जिस चीज़ से खतरनाक ब्रेक है ये। तो ये बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लोग समझें और इस चीज़ को डीपली समझें। और ये कुछ कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि हमारे पंचामृत हैं, 5 बात कही गई, और ये 5 बात को मैं खुले रूप से कहता हूँ कि 5 बातों में किस तरह से गलत कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री रास्ता ले चुके हैं, किसने एडवाइस किया, किसने बनाया, वो उनको पूछे। सबसे पहले कहा गया हमारे 5 सूत्र हैं और ये 5 सूत्र की कहा गया कि हम इसको आगे ले जाएंगे। अभी मैं बिफोर कमिंग टू दैट याद दिलाना चाहता हूँ कि चीन से क्यों टक्कर ले रहा हूँ, क्योंकि चीन 1.4 बिलियन उसकी पॉपुलेशन जनसंख्या है, इसका मतलब 140 करोड़ हैं। तो हमसे कंपेरेबल चीन है। तो हम बार बार कहते हैं हम चीन से कंपेयर नहीं करेंगे, चीन से ही कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में हम जिस तरह से शुरू हुए हैं, हमारी परिस्थिति अच्छी है चीन से, और अमेरिका से भी अच्छी है हमारी परिस्थिति। क्योंकि अमेरिका के पास अभी सोलर जो है वो 90 गीगावाट है, अब हमारे पास 44.3 है। हम पक्का अमेरिका से ज़्यादा सोलर बना लेंगे और हाइड्रो में भी हम आगे जाएंगे, और पक्का हम अमेरिका से आगे बढ़ने वाले हैं कैपेसिटी इंडेक्स में। उनकी कैपेसिटी इंडेक्स करीब 1500 गीगावाट है, पर हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स में उनसे आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। अगर हम हाइड्रो, सोलर, विंड, बायो एनर्जी, विंड ऑफशोर करना पड़ेगा हमें ज़्यादा, तो इनकी तरफ हम ध्यान दें तो पक्का हम, और न्यूक्लियर भी करना पड़ेगा, और न्यूक्लियर थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पे करना पड़ेगा। तो मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ के इनके जो 5 सूत्र पंचामृत की बात की, इसमें अमृत किधर है? ये तो करेला मेरे को लग रहा है चढ़ रहा है हमारे पर। सबसे पहला पॉइंट है इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ, इन्होंने कहा कि 500 गीगावाट बन जाएगी, पर मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया विल रीच बाय 2027। इन्होंने 2030 का टाइमलाइन दिया कि हम 500 गीगावाट बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हम 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की पूरी कैपेसिटी, पूर्ण रूप से इसमें हाइड्रो भी होगा, मिला के हम सन 2030 में पहुंचेंगे। ये बड़ा पुअर टारगेट है मेरे हिसाब से। इंडिया विल रीच 550 to 600 गीगावाट बाय 2027, और 450 से 500 गीगावाट तो हम 2025 में ही बना लेंगे। तो ये कमिटमेंट उधर ही गलत लगी मुझे। वो पहली कमिटमेंट ही मतलब पंचामृत में अमृत नहीं है। और सेकेंड टू, इंडिया विल नीड 50% प्लस ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030 का 2030।
तो जो पहली बात कही उसी से क्वालिफाइंग पॉइंट है ये दूसरा जो अमृत है, इसमें भी हमें कड़वा नीम चढ़ता दिख रहा है, क्योंकि हम 2027 तक इस परिस्थिति पहुंच जाएंगे और ये मूल्यांकन हमने साफ रूप से किया है। तो ये कंजर्वेटिव इस तरह से हम घबरा के वहाँ पैर रख रहे हैं, फ्रंट फुट पे बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया कि हम बैक फुट पे बैटिंग कर रहे हैं और बस बॉलर अपना करे जा रहा है, हम रन नहीं बना रहे हैं, ऐसी बात हो गई। तो प्रधानमंत्री ने 2030 का टाइमलाइन दिया और मैं इसको नहीं मानता हूँ, 2027 का टाइमलाइन होना चाहिए हमारा। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030 का आ गया, और इसमें भी वापस उसी पॉइंट से आता हूँ, 2027 को ये काम हो जाएगा। चौथा पॉइंट, बाय 2030 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी इन इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 50%। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं 35% के नीचे चला जाएगा। 2030 का टाइमलाइन लोगे, 2027 में ही हम 50% पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम कार्बन इंटेंसिटी को बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और हमारी कार्बन इंटेंसिटी बहुत बढ़िया रिड्यूस होगी। फिर भी हमको कोयले से उत्पादन करते रहना पड़ेगा जितनी हमें चाहिए, बेस लोड चाहिए। देखिए 2 तरह के पावर प्लांट होते हैं, सारे पावर प्लांट चाहे न्यूक्लियर हो चाहे सोलर हो, सब बेस लोड है, मतलब ये पीक को शेव नहीं कर सकते, कई बार समझाया है। केवल हाइड्रो पावर प्लांट और गैस बेस्ड पावर प्लांट पीक शेविंग कर पाएंगे, और इसीलिए हमें इनके तरफ बहुत ध्यान देना है। हमारे 20 गीगावाट के गैस पावर प्लांट बिना गैस के आज बंद पड़े हैं, इनको शुरू करवाओ, सारे गैस की पावर प्लांट चलाओ, बहुत ज़रूरी है देश के ग्रिड को संभालने के लिए। और 5वां पॉइंट, इन द ईयर 2050 मतलब सन 2005 में इंडिया विल अचीव नेट ज़ीरो मेरे नज़र में, और ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2070 में होगा। मतलब 20 साल प्रधानमंत्री उसको बढ़ा गए कि हम नेट ज़ीरो 2070 में, जबकि हमारा 2050 में नेट ज़ीरो होगा। जो अमेरिका कह रहा है वही हमारा होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। पॉपुलेशन इंटेंसिटी भले ही अमेरिका की खाली 330 मिलियन है, मतलब आप कहिए कि 33 करोड़ लोग हैं वहाँ, पर उनके पास एनर्जी भी 1500 गीगावाट है, पर उनके पास थर्मल कोल हमसे 150 गीगावाट ज़्यादा है। और अभी भी हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों में हम बहुत अच्छी बढ़ोतरी कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम, उनके पास हाइड्रो ज़्यादा है, जैसे कनाडा के पास भी हाइड्रो ज़्यादा है। तो हमें हाइड्रो की तरफ फोकस करना है, तो हमारी जहाँ जहाँ त्रुटि है उसको फोकस करके आगे जाना है। तो मुझे तो मज़ा नहीं आया प्रधानमंत्री की 2070 की बात को, मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ आप गलत हो गए हैं, आप इसको रिवैल्यू करिए, आपने बैठिए और अनाउंस करिए कि आप 2050 में इसको अग्री करेंगे। और मेरे हिसाब से बाकी सब इंडिया में तू मैं की कई लड़ाई होती है, पर इस पे हमारी जो इस बात पे कोई भी चैनल बात नहीं कर रहा है, कोई इस पे कर नहीं रहा है। मेरे हिसाब से जो अपोजिशन है वो जाके कंस्ट्रक्टिवली इस टारगेट को सामने करे कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कमिटमेंट दी है सन 2050 तक नेट ज़ीरो बनने की, भारत भी उस पे सक्षम होगा और 2050 में नेट ज़ीरो हो जाएगा, ना कि 2070। इसके साथ ही मैं आज का ये शॉर्ट वीडियो आपके सामने बंद करता हूँ। नमस्कार, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, सी यू इन अनदर शो।